इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो, मैंने बताया था 3 चीजों पर बड़ा खतरनाक असर अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर डाला था। नंबर 1 था एग्रीकल्चर सेक्टर। उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह करके रख दिया था, बर्बाद करके रख दिया था। मैंने इसके बारे में ऊपर ऊपर से तो बता दिया, लेकिन अभी मैंने डीपली नहीं बताया क्योंकि अभी टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है। इसी तरह से उन्होंने हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बर्बाद करा और इसी तरह से उन्होंने हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी बर्बाद करा, मतलब कि हमारा फॉरेन सेक्टर। लेकिन अब जो हम स्टार्ट करेंगे, जैसा कि तुम्हें मालूम है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, तो इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स तो हमने देख लिए थे, कुछ 6-7 फीचर्स हमने पढ़ लिए मोटे मोटे, ठीक है। अब हम एक एक करके प्रॉपर तरीके से एक एक सेक्टर को अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मुझे बताओ, उस समय जो एग्रीकल्चर की कंडीशन हमारे देश के अंदर अंग्रेज लोग छोड़कर गए थे, क्या वो बहुत अच्छी थी या वो बैकवर्ड थी? हमारे देश में एग्रीकल्चर तो हो रहा था, आज भी हो रहा है, पहले भी होता था और हमेशा होता रहेगा। मुद्दे की बात है कंडीशन कैसी थी। एग्रीकल्चर हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये मैटर की बात नहीं है, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। मुद्दे की बात है कि अगर एग्रीकल्चर हो रहा था, उसकी पोजीशन कैसी थी। क्या हमारे पास इरिगेशन के सोर्सेज अच्छे खासे थे? क्या हर एक फार्मर के पास अपनी खुद की लैंड थी? क्या सभी फार्मर को अपनी मेहनत के हिसाब से उनको पैसे मिलते थे? क्या सारे के सारे फार्मर खुश थे? क्या हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर की पोजीशन बहुत ही बेहतरीन थी या बैकवर्ड थी? तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि एग्रीकल्चर की पोजीशन पूरी तरह से क्या थी? बैकवर्ड थी। बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ी हुई, बैकवर्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खराब, समझ रहे हो? कहते नहीं है इस कंट्री की कंडीशन तो बहुत ही बैकवर्ड है, मतलब कि वही पुराने तरीके एग्रीकल्चर के, कोई मशीन नहीं, कोई हार्वेस्टर नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, समझ रहे हो ना? कोई इरिगेशन के साधन नहीं, कोई कुछ भी खर्च नहीं करना चाहता था हमारे एग्रीकल्चर पर। और अंग्रेजों का तो मेन उद्देश्य एग्रीकल्चर था ही नहीं, उनका तो खुद का उद्देश्य था कि खूब क्या कमाए, पैसा कमाए, दुनिया भर का। वो हमारे देश से क्या लूटना चाहते थे? अपना सिर्फ क्या बनाना चाहते थे? पैसा बनाना चाहते थे। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से क्या था? बैकवर्ड था। बैकवर्ड तो था ही था, साथ ही साथ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट भी था। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट का मतलब होता है ठंडा पड़ा हुआ। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जिसके अंदर ग्रोथ नहीं होती है। तुमने देखा होगा एक जिंदा इंसान है मेरी तरह, है ना, और एक मुर्दा इंसान है। बताओ मुर्दा कैसा होता है? ना हिलेगा डुलेगा, ना उसमें कोई ग्रोथ होएगी, बिल्कुल ठंडा पड़ा होगा, बेजान पड़ा हुआ होगा। बेजान, मैंने शब्द क्या बोला? बेजान। बिल्कुल ऐसे ही एग्रीकल्चर हमारा स्टैग्नेंट बना हुआ था। और ये हाल हमारे एग्रीकल्चर का किसने करा था? किसने करा था? अंग्रेजों ने। कैसे करा था वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 2 मुद्दे की बातें समझ में आ गई कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड था, बहुत ही घटिया किस्म का हालत हुई पड़ी थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, और स्टैग्नेंट था, बिल्कुल रुका हुआ था, चल नहीं रहा था। जैसे मुर्दा होता है ना, बेजान, ठंडा पड़ जाना, तो बिल्कुल वो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा करके गए थे। कब? 1947 में, जब हमारा देश आजाद हो चुका था। तो देखो, देश तो आजाद हो चुका था, इस बात की खुशी है, डेफिनेटली इस बात की पक्की खुशी है, लेकिन इस बात का गम है कि उन्होंने हमारे देश की हालत को खराब कर दिया था बहुत ही ज्यादा। तो आज के लिए हेडिंग डालेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। ब्रैकेट में लिख लेना मोटे मोटे 2 बातें कि ये बैकवर्ड था और स्टैग्नेंट था, है ना। और ब्रैकेट में लिखना क्या कारण थे, क्या कारण थे बैकवर्ड होने के, क्या कारण थे स्टैग्नेंट होने के। ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बादी की हालत में था? ऐसी कौन सी वजह थी? तो भाई लाख दुखों की एक ही वजह थी उस समय। कौन? अंग्रेज, है ना। कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेज मतलब दुश्मन, जिनको आज हम अपना दोस्त दोस्त कहकर चिल्लाते हैं ना, वो उस समय के बहुत बड़े दुश्मन थे हमारे। तो बैकवर्ड होने के और स्टैग्नेंट होने के क्या क्या कारण थे? देखो जरा बोर्ड पे, मैं तुमको 7 कारण लिखवाऊंगा, 7।
4 लिखवाऊंगा बैकवर्ड के और 3 लिखवाऊंगा स्टैग्नेंट के। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर पेपर में आता है ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लेन करो, क्या एक्सप्लेन करो, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो तुम्हें एग्रीकल्चर सेक्टर को जब एक्सप्लेन करना है और अगर पेपर में सिर्फ 5 नंबर में आता है तो तुम कोई से भी 5 लिख देना, कोई से भी 5। लेकिन अगर पेपर में आता है ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड क्यों था, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर एग्जाम में आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड क्यों था तो तुम्हें ये वाले 4 लिखने हैं। और अगर पेपर में आता है एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट क्यों था तो तुम्हें ये वाले 3 लिखने हैं। समझ रहे हो ना। और अगर ये नहीं बोलता है कि बैकवर्ड या स्टैग्नेंट, ऐसा नाम नहीं देता है, सीधा ये बोलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बताइए, तो तुम कोई से भी 4 या 5 लिख देना, कोई से भी। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो नाम लेकर बोलेगा तो नाम के अकॉर्डिंग 4 लिखना, अगर वो स्टैग्नेंट नाम लेकर बोलेगा तो नाम के अकॉर्डिंग 3 लिखना। समझ रहे हो, स्टैग्नेंट के 3। अब अगर पेपर में आता है स्टैग्नेंट क्यों था और आ गया 6 नंबर में और मैंने तुमको पढ़ाए हैं 3 पॉइंट, ध्यान से सुनो, अगर पेपर में स्टैग्नेंट को लेकर 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया और मैंने तो तुमको सिर्फ 3 पॉइंट लिखवाए तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है, तुम पहले वो 3 लिख देना और बाकी के 3 इसमें से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। तुम बैकवर्ड वाले पॉइंट स्टैग्नेंट वाले पॉइंटों में बहुत ही आसानी से मिक्स कर सकते हो, कोई टीचर में इतना दम नहीं है कि वो इसको काट सके। समझ रहे हो, और वो काटेगा भी क्यों, वो गलत नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैं बोल रहा हूं, काट ही नहीं सकता कोई भी। ठीक है, तो अब तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग समझ गए होंगे कि कैसे आंसर देना होगा पेपर में, लेकिन उससे पहले पढ़ तो ले, उससे पहले पढ़ तो ले हम। ठीक है, देखो सबसे पहला पढ़ेंगे कैपिटल ए। देखो कैपिटल ए के अंदर ध्यान से सुनो मेरी बात को, तुम्हारे पास इतना बड़ा लैंड का टुकड़ा है, तुम्हारे पास इतना बड़ा क्या है, लैंड का टुकड़ा है, तुम्हारे पास भूमि है, जमीन है तुम्हारे पास, तुम क्या करोगे इस पर, नाचोगे, नाचना नहीं है, वो काम तुम घर में करो। ठीक है, यहां पर मत करो। तो इस पर तुम्हें क्या करना है, एग्रीकल्चर करना है। क्या करना है, एग्रीकल्चर करना है। ठीक है, और तुम्हें मालूम होगा कि जो लैंड होती है ना, एग्रीकल्चर लैंड, वो हेक्टेयर में होती है। किस में होती है, हेक्टेयर में। 10 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर, हेक्टेयर में होती है। हेक्टेयर का मतलब होता है बहुत बड़ा एरिया, 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया। ठीक है, ध्यान से सुनो, किसान के पास बीज है, किसान के पास क्या है, बीज है, और वो उस बीज को लैंड के अंदर बोता है, बीजों को लैंड के अंदर बो देता है, और बोने के बाद समय समय पर क्या देता है, पानी देता है, समय समय पर क्या देता है, पानी देता है, और पानी के बाद उसको क्या मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है। बताओ, बीज से क्या बन जाएगा, गेहूं बन जाएगा, बीज से क्या बन जाएगा, चावल बन जाएगा, बीज से क्या बन जाएगा, धान मिल जाएगा, बीज से क्या निकलेंगे, अनाज निकलेंगे। ठीक है, मतलब उसको क्या मिलेगी, पैदावार मिलेगी। ठीक है, ध्यान से सुनो, किसान के पास बीज है, बीज को वो जमीन में बोएगा, बोने के बाद पानी देगा, धूप लगेगी और तब जाकर उसको प्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि उस समय ना तो लैंड की इतनी अच्छी खासी कंडीशन थी और पानी की सुविधा भी नहीं थी, तो क्या तुम्हें अच्छा खासा प्रोडक्शन मिलेगा। जब तुम्हारे पास दुनिया भर का पानी नहीं है, जब तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में बीज नहीं है, जब तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में लैंड नहीं है, जब तुम्हारे पास ये सब है ही नहीं, तो क्या तुमको प्रोडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन नहीं मिलेगा ना। बस यही उस समय हो रहा था हमारे देश के अंदर, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी थी, हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही कम थी। कैसी प्रोडक्टिविटी थी, लो प्रोडक्टिविटी थी। अच्छा, ये प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, देखो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर
हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, कितनी लैंड है? 1 हेक्टेयर। अगर तुम्हारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है ना, तो उस 1 हेक्टेयर लैंड में तुम कितना आउटपुट बना पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। यही चीज क्या कहलाती है? प्रोडक्टिविटी ही कहलाती है। एक एग्जांपल देता हूं। आज के समय में अगर तुम प्रोडक्शन की बात करो व्हीट की, आज के समय में अगर तुम प्रोडक्शन की बात करो राइस की, चावल की, ठीक है, तो पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले पता है प्रोडक्शन कितना गुना है आज का? 16 गुना, 5 गुना। अगर हम व्हीट की बात करें तो व्हीट की प्रोडक्टिविटी तकरीबन 16 गुना पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और उस समय नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्या उस समय पानी की सुविधा थी? नहीं थी। क्या उस समय टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। क्या उस समय हमारी सरकार एग्रीकल्चर पर खर्च करती थी? उस समय कौन सी सरकार थी? उस समय अंग्रेज थे। और क्या अंग्रेज हमारे एग्रीकल्चर को इतना बढ़ावा देते थे? अभी तुम्हें पता चलेगा, उन्होंने एग्रीकल्चर का नाश कर दिया था बिल्कुल। वो एग्रीकल्चर में केवल उसी क्रॉप को बनाते थे जिनको मार्केट में बेचा जाता था। ध्यान से सुनो, गेहूं चावल है, गेहूं चावल तो खाए पिए जाएंगे, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीजों की फसल हमसे करवाते थे जिनको इंटरनेशनल मार्केट में खरीदा और बेचा जाता था। एक बात बताऊंगा मैं, इंडिगो, एक चीज होती है इंडिगो, इसको बोलते हैं नील। नील होता है नील। नील, नील को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं ना, कपड़ों पर, सफेद कपड़ों पर जब कपड़े धोते हैं, औरतें लोग जब घर में कपड़े धोती हैं तो उस पर नील लगाती हैं। उस नील की खेती करवाती थी हमसे सरकार। कौन सी सरकार? अंग्रेज सरकार। क्यों? इसकी खेती क्यों करवाती थी? इसकी खेती इसलिए करवाती थी क्योंकि इसको इंटरनेशनल मार्केट में खरीदा और बेचा जाता था, और बदले में क्या मिलता था? पैसा। और वो सारा पैसा किसके पास जाता था? वो सारा पैसा जाता था अंग्रेजों के पास। बहुत ही घिनौनी बात है ना ये। जिनसे पेट भर रहा है, जिनसे हमारा घर चल रहा है, उसको पीछे करना और अपने इंडिगो को आगे करना। खूब खूब खेती करवाती थी। और इंडिगो की खासियत होती है, जिस लैंड पर इंडिगो उगाया जाता है वो लैंड ज्यादा समय तक जानदार रहती नहीं है। तो तुम समझ गए होंगे कि सबसे पहला जो रीजन था बैकवर्ड होने का, वो क्या था? बैकवर्ड होने का सबसे पहला रीजन यही था, लो प्रोडक्टिविटी। हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही कम थी। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि हमारे किसान 1 हेक्टेयर में कितनी पैदावार करते हैं। ध्यान से सुनो, हमारे किसान 1 हेक्टेयर लैंड पर कितनी पैदावार कर सकते हैं। तो उस समय क्या बहुत पैदावार कर सकते थे? नहीं, बहुत पैदावार नहीं होती थी, बहुत ही कम थी हमारी प्रोडक्टिविटी, जिसको मैंने क्या बोला है? लो प्रोडक्टिविटी। तो देखो, दुनिया भर की चीजें उगाई जाती थी, पैदा की जाती थी, लेकिन मैं उन सब की तो बात नहीं करूंगा। मैं केवल 2 बातें करूंगा, एक तो व्हीट के बारे में और एक राइस के बारे में। गेहूं के बारे में और चावल के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो पहले लिखो, लो प्रोडक्टिविटी के आगे लिखो, लिखो प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर, PER पर। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर विच वॉज वेरी लो। कैसा था? बहुत ही कम था। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर। आउटपुट पर हेक्टेयर का क्या मतलब है कि तुम 1 हेक्टेयर में कितना आउटपुट बना रहे हो। तो बताओ, क्या हम उन दिनों 1 हेक्टेयर में बहुत आउटपुट बना पाते थे या बहुत ही कम बना पाते थे? बहुत ही कम बना पाते थे। ठीक है, रीजन क्या है? हमारे पास पानी की मात्रा कम थी, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बीज नहीं थे, हमें पर्याप्त मात्रा में सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा था, हमें पर्याप्त मात्रा में टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम पर पर्याप्त मात्रा में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। बताओ, जब किसी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो चीज बद से बदतर होती जाएगी ना। एक एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान ना दो तो बताओ, पढ़ाई की स्थिति बेहतरीन बनेगी? नहीं, बद से क्या हो जाएगी? बदतर हो जाएगी। बिल्कुल वही चीज, एग्रीकल्चर पर अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया और हमारा एग्रीकल्चर कैसा हो गया? बैकवर्ड हो गया। ठीक है, तो लिखो प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट पर हेक्टेयर
विच वॉज वेरी लो, जो कि बहुत ही कम था, विच वॉज वेरी लो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, विच वॉज वेरी लो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है, इससे क्या हुआ बताओ, जब आउटपुट बन ही नहीं रहा था, जब हमारे देश में प्रोडक्टिविटी ही नहीं थी, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी गिर जाएगा। लिखो इसी में, इंडिपेंडेंस के बाद लिखो, फुल स्टॉप मत लगाना, लिखो विच रिजल्ट्स लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, विच रिजल्ट्स लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जब आउटपुट ही नहीं बनेगा तो प्रोडक्शन क्या घंटा बनेगा? ठीक है, विच रिजल्ट्स लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हैंस एग्रीकल्चर पोजीशन, हैंस एग्रीकल्चर पोजीशन इज बैकवर्ड, हैंस एग्रीकल्चर पोजीशन इज बैकवर्ड, एग्रीकल्चर पोजीशन इज बैकवर्ड। ठीक है, और इसलिए हमारी एग्रीकल्चर की पोजीशन कैसी थी? बैकवर्ड थी। तो मैंने बताया कि देखो रियल में तो बहुत सारी चीजें उत्पादित की जाती थी हमारे एग्रीकल्चर में, लेकिन मैं दो की बात करूंगा, दो क्रॉप्स की बात करूंगा, एक तो व्हीट क्रॉप और एक राइस। ठीक है, तो पहले लिखो नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट लिखाऊंगा व्हीट के बारे में। ठीक है, नंबर 1 में डायरेक्ट लिखो, कोई हेडिंग मत दो। नंबर 1 में, नंबर 1 में there is no need of any particular heading, you can continue initially। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट से, द प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट, फर्स्ट पॉइंट में किसके बारे में बता रहा हूं? प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो देखो अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं ना, तो प्रोडक्टिविटी जो थी व्हीट की, व्हीट की प्रोडक्टिविटी तकरीबन 5.5 टाइम्स, बताओ 5.1 टाइम्स कम थी आज के मुकाबले। अगर करंट ईयर से तुलना करें हम, सपोज 2020-21 है, 2020-21 से तुलना करें 1947 की, समझ रहे हो, 2024-25 से तुलना करें 1947 की, तो प्रोडक्टिविटी कितनी कम थी? 5 गुना कम थी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार 5 ही गुना की तो बात है, नहीं, सिर्फ बात 5 गुने की नहीं है, ये 5 गुना बहुत बड़ा नंबर होता है ना। 5 गुना का मतलब ये हो गया, अगर हमारे देश के अंदर करोड़ों टन का उत्पादन हो रहा था, तो उसको 5 गुना से मल्टीप्लाई कर दो। अब लगा लो, अगर हमारे देश में करोड़ों टन, क्या बोल रहा हूं मैं करोड़ों नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं करोड़ों टन, अगर करोड़ों टन का उत्पादन हो रहा था, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देख लो उतना गुना आज की डेट में होता है, बल्कि ज्यादा। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी, 5 गुने से भी कम थी, 5 गुने से भी। ठीक है, अगर हम आज के टाइम से तुलना करें तो, और इसीलिए क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम थी तो प्रोडक्शन और भी कम था, 16.8 प्रोडक्शन और भी कम था। भाई जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम है तो तुम्हारा जो प्रोडक्शन है वो भी तो कम होगा, तो यही मैं लिखवा रहा हूं। तो लिखो नंबर 1 में, द प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट, मतलब कि गेहूं, गेहूं होता है ना भाई, प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट was nearly, प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट was nearly, बोर्ड पे लिखा हुआ है nearly, nearly 5.1 times, 5.1 times lower in 1947। कब की बात बता रहा हूं? 1947 की। 1947 में व्हीट की प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी, बहुत ही कम, was nearly 5.1 times lower in 1947, in 1947 as compared to, as compared to, as compared to 2019-20, बोर्ड पे लिखा हुआ है, as compared to
2019-20 कंपेयर्ड टू 2019-20, ठीक है। मतलब अगर हम 2019-20 से तुलना करें, कब की? 1947 की, तो उस समय की प्रोडक्टिविटी आज के मुकाबले 5 गुने से भी कम थी, 5 गुने से भी। लिखो हैंस। तो बताओ, जब प्रोडक्टिविटी कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगा। देखो प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि तुम 1 हेक्टेयर में कितना प्रोड्यूस कर पाते हो, है ना। 1 हेक्टेयर लैंड पर तुम कितना आउटपुट बना रहे हो। जब तुम्हारी ये चीज कम है तो तुम्हारा प्रोडक्शन भी तो कम आएगा ना। जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम है तो तुम्हारा प्रोडक्शन तो अपने आप ही कम आ जाएगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट टाइप का, उसका इकोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें मतलब समझ में आ जाएगा। देखो, अगर तुम्हारा पढ़ने में इंटरेस्ट कम है, अगर पढ़ने में रुचि कम है, अगर पढ़ने में सिंसियरिटी कम है, तो रिजल्ट्स भी तो कम आएगा। ऐसे समझ लो, जब पढ़ने में तुम्हारा इंटरेस्ट ही कम है, ठीक है, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? रिजल्ट भी तुम्हारा बहुत ही कम आएगा। वही चीज यहाँ पर है, जब प्रोडक्टिविटी कम है तो प्रोडक्शन भी तो कम ही होगा। तो प्रोडक्शन देखो 16.8 गुने से भी कम था। दिखने में ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्टिविटी 5 गुना कम है और प्रोडक्शन 16 है, तो प्रोडक्शन तो ज्यादा है। प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, ये 16 गुना कम की बात हो रही है। एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला कि मैं पिछले साल दुगने मार्क्स से भी कम आया और इस साल में 5 गुने भी से भी कम आया, तो बताओ कम हुआ है मार्क्स, ना कि बढ़ा है। तो वही चीज है। लिखो हैंस प्रोडक्शन इज 16.8 टाइम्स, हैंस प्रोडक्शन इज 16.8 टाइम्स लोअर। बताओ कितना कम है? प्रोडक्शन इज 16.8 टाइम्स लोअर, मतलब 16 गुने से भी कम था क्या? प्रोडक्शन कब? उस समय 16.8 टाइम्स लोअर, है ना। तो देखो ये तो मैंने बात करी थी वीट की, है ना। ये बातें मैंने किसके बारे में करी है? वीट के बारे में करी है। अब मैं बात करूंगा राइस के बारे में। लिखो नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 में लिखो द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस। तो देखो चावल का उत्पादन भी बहुत ही कम था, बहुत कम। अभी बताता हूं कितना था। द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस वॉज नियरली 4 टाइम्स, आज के मुकाबले 4 गुना कम था, 4 गुना। ये भी एक बहुत बड़ा डाटा है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस वॉज नियरली 4 टाइम्स लोअर इन 1947, 1947 में। द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस विच वॉज नियरली 4 टाइम्स lower, 4 times lower in 1947 as compared to in 1947 as compared to 2019-20। लिख लोगे ना बोर्ड पे, सॉरी लिख लोगे ना रजिस्टर में, as compared to 2019-20। मतलब 2019 और 20 की तुलना करें 1947 से, तो उत्पादन तो भाई बहुत ही कम था, उत्पादन बहुत ही कम था एज कंपेयर टू 2019-20। और जब प्रोडक्टिविटी कम थी तो प्रोडक्शन भी कम होगा। तो लिखो हैंस प्रोडक्शन इज, बोर्ड पे लिखा हुआ है हैंस प्रोडक्शन इज 5.3 टाइम्स लोअर। प्रोडक्शन उससे भी कम था, 5 गुने से भी कम था। Hence, production is 5.3 times lower. Production is 5.3 times lower. मतलब प्रोडक्शन जो है 5 गुने से भी कम था। और इन सब का जिम्मेदार कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो उस समय हमारे देश में रूल करके गई थी। खुशी इस बात की थी कि चली गई थी। तो देखो जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल बैकवर्ड हो गया, ठीक है। तो क्या सिर्फ यही कारण है? मैंने बताया था कि मैं बैकवर्ड के 4 कारण लिखाऊंगा, अभी एक और बाकी है, वैसे 3 बाकी है ना। तो अगला देखते हैं। तो ध्यान से सुनो, मैंने पहले ही बताया, ना तो पानी की सुविधा, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी की सुविधा, ना सरकार हमारी मदद करती थी, पैसे भी नहीं देती थी किसानों को, कि सरकार क्यों देगी? उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी
और उनका मकसद था हमें चूसना, और वो चूस रहे थे, मतलब कि बर्बाद कर रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी थी। दूसरा रीजन लिखो, कैपिटल बी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारे देश में एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी थी और कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा खर्च करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पानी के संसाधन बनाना, डैम्स बनाना, नदियां, ये सब। ठीक है, क्या उस समय इतनी सारी फैसिलिटी थी? क्या इरिगेशन के लिए हमारे पास अच्छे सोर्सेज अवेलेबल थे? नहीं थे। अब हर समय वर्षा पर तो डिपेंड रह नहीं सकते। देखो, वर्षा से एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प मिलती है। अगर बारिश होगी तो अच्छी फसल होने के चांसेस होते हैं, लेकिन तुम्हें भी मालूम है वर्षा कोई कंफर्म तो होती नहीं कि होगी ही होगी। और अगर वर्षा पर ही डिपेंड रहेंगे तो जिस साल वर्षा होगी उस साल तो अच्छी फसल होती थी, और जिस साल वर्षा नहीं होती थी उस साल अच्छी फसल नहीं होती थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से रेनफॉल पर डिपेंड रहे, लेकिन उस समय क्या करें, फार्मर के पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। रेनफॉल पर डिपेंड रहने के अलावा उनके पास कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। सो दैट्स व्हाई दे ऑल आर डिपेंड ऑन रेनफॉल। ठीक है, तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए लिखो, पहले लिखो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज एस, एज वी नो, एज वी नो दैट एग्रीकल्चर, as we know that agriculture, बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्सेसिवली। एक्सेसिवली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा। तो बताओ उस समय एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा किस पर डिपेंड करता था? रेनफॉल पर, है ना। क्योंकि उस समय हमारे पास इरिगेशन की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी जो आज की डेट में। भाई आज की गवर्नमेंट तो बहुत कुछ करती है एग्रीकल्चर के लिए, है ना। उस समय तो गवर्नमेंट हमारी थी ही नहीं, तो क्यों करेगी? ठीक है, तो पहले तो सबसे ज्यादा किस पर निर्भर रहती थी एग्रीकल्चर? वर्षा पर। तो लिखो एज वी नो दैट एग्रीकल्चर एक्सेसिवली डिपेंड ऑन रेनफॉल। किस पर डिपेंड रहता था एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर डिपेंड रहता था रेनफॉल पर। एज वी नो दैट एग्रीकल्चर एक्सेसिवली डिपेंड ऑन रेनफॉल। ठीक है, एक्सेसिवली डिपेंड ऑन रेनफॉल। कोमा लगा दो। कोमा लगाने के बाद लिखो, तो बताओ अगर अच्छी वर्षा होगी तो अच्छा आउटपुट मिलेगा, और अगर अच्छी वर्षा नहीं हुई तो अच्छा आउटपुट नहीं मिलने वाला, है ना। तो लिखो इसी बात को कोमा लगाने के बाद। कोमे के बाद लिखो गुड रेनफॉल मींस, गुड रेनफॉल मींस गुड आउटपुट। भाई सीधा सा हिसाब है, अच्छी वर्षा अच्छा उत्पादन। गुड रेनफॉल मींस गुड आउटपुट। कॉमा लगा दो। कॉमा लगाने के बाद लिखो व्हाइल, WHILE, WHILE, व्हाइल। व्हाइल पुअर रेनफॉल मींस, पुअर रेनफॉल मींस पुअर आउटपुट, है ना। अच्छी वर्षा होगी तो अच्छा उत्पादन होगा, और अगर वर्षा नहीं होगी तो उत्पादन भी नहीं होगा। व्हाइल पुअर रेनफॉल मींस, पुअर रेनफॉल मींस पुअर आउटपुट। पुअर रेनफॉल मींस पुअर आउटपुट, है ना। हाँ, आउटपुट क्या, फुल स्टॉप लगा दो। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि देखो वर्षा पर तो इसलिए डिपेंड रहना पड़ता था ना, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करती ही नहीं थी। अगर वो इरिगेशन के लिए रिवर्स, डैम्स, है ना, पोन्ड्स, इन सब चीजों की सुविधा बनाएगी तो हमें हमारे एग्रीकल्चर में पानी मिल जाएगा। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं कर रही थी सरकार। सरकार का केवल एक ही चीज की तरफ ध्यान था, ये अंगूठा नहीं, पैसा। तो पुअर आउटपुट के बाद फुल स्टॉप लगा दो, और फुल स्टॉप के बाद लिखो, लिखो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मतलब जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे, है ना।
फुल स्टॉप के बाद लिखो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल नो परमानेंट मीन्स, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल नो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। मीन्स का मतलब होता है साधन। क्या हमारे पास उस समय कोई परमानेंट मीन्स थे? क्या हमारे पास परमानेंट साधन थे इरिगेशन के? इरिगेशन को हिंदी में बोलते हैं सिंचाई। क्या बोलते हैं? सिंचाई। मतलब कि खेतों में पानी देना, एग्रीकल्चर के लिए वाटर का इस्तेमाल करना। ठीक है, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड इरिगेशन। तो क्या उस समय इरिगेशन के लिए परमानेंट मींस थे हमारे पास? क्या हमारे पास स्थायी साधन थे इस काम के लिए जहां से हमें पानी मिल सके? तो कोई परमानेंट मींस नहीं था, क्योंकि परमानेंट मींस बनाने के लिए पैसा लगता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट पैसा कमाने आई थी ना कि लुटाने आई थी, है ना। पैसा जो है वो कमाने आई थी ना कि लुटाने, और ऐसा वो करती तो ऐसा तो पैसा लगता। अब कुछ लोग कहेंगे कि रेलवे शुरुआत कराई, तो देखो रेलवे की भी शुरुआत इसलिए कराई क्योंकि यहां से उन्हें सामान लेकर जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने अपना रेलवे का सिस्टम स्टार्ट कराया था। कोई हमारे लिए नहीं कराया था, अपने लिए कराया था। तो यहां पर उन्होंने कोई पैसा खर्च नहीं करा, ना तो हमें ऐसे कोई साधन बना कर दिए जहां से पानी मिल सके। मीन्स का मतलब होता है साधन, और परमानेंट का मतलब होता है जो चीज हमेशा के लिए होती है, यानी कि स्थायी होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई साधन उस समय हमारे पास नहीं था, और इसीलिए हमें किस पर डिपेंड रहना पड़ता था? वर्षा पर। तो मैंने लिखा है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल नो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, नो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन का कोई स्थायी साधन हमारे पास उस समय नहीं था। ठीक है, और अंग्रेजों को ना इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, अंग्रेजों को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। बाढ़ आती है आने दो, सूखा पड़ता है पड़ने दो, कुछ भी होता रहे होने दो, अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था। ठीक है, उन्हें सिर्फ एक ही चीज से मतलब था, पैसे से। तो बाकी की बातें लिखो नंबर 1 पॉइंट में, लिखो नंबर 1 कॉलोनियल गवर्नमेंट, बोर्ड पे लिखा हुआ है कॉलोनियल गवर्नमेंट, है ना। कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक, TOOK, टुक, कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक नो इंटरेस्ट, colonial government took no interest in promoting investment, colonial government took no interest in promoting investment in agriculture infrastructure, in agriculture infrastructure, colonial government took no interest in promoting investment in agriculture infrastructure, agriculture infrastructure। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर के लिए हार्वेस्टर्स बनवाना, एग्रीकल्चर के लिए थ्रेशर्स बनवाना, एग्रीकल्चर के लिए अगर किसी फार्मर के पास लैंड नहीं है तो उसको लैंड दिलवाना, एग्रीकल्चर के लिए पानी के लिए डैम्स बनवाना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हर वो बड़ी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हर वो बड़ी चीज जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती हो। तो क्या अंग्रेजों को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट था? नहीं, वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में नहीं आए थे। तो देखो यहां पर ये शब्द आया था कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट मैंने बोला है ना, ये ब्रिटिशर्स का दूसरा नाम था कॉलोनियल गवर्नमेंट। जब वो हमारे देश में थे तो उस समय उन्हें क्या बोला जाता था? कॉलोनियल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश की एक बड़ी कॉलोनी हमारे देश के अंदर बन चुकी थी, दैट्स व्हाई दे आर रेफर्ड एज कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो उस समय हमारे देश में ये लोग थे और इन्हें हमारे एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने में जरा सी भी रुचि नहीं थी, कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं थी। ये तो उल्टा उसे बर्बाद करना चाहते थे और वो उन्होंने करा। अब इसी के अंदर सेकंड पॉइंट और लिखो, अगर बाढ़ आ रही है तो आती रहे, और अगर एग्रीकल्चर में सूखा पड़ रहा है तो सूखा पड़ता रहे, कुछ भी होता रहे, उन्हें जरा सा भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो लिखो नंबर 2 में फ्लड कंट्रोल। क्या उस समय फ्लड को कंट्रोल करने के लिए सरकार थी हमारे साथ? नहीं। अगर बाढ़ आएगी और सारी की सारी फसल खराब हो जाएगी तो होती रहे, बेचारे किसान मर रहे हैं तो मरते रहे। किसानों ने पूरे 6 महीने खून पसीने से मेहनत करी, 1 साल खून पसीने से मेहनत करी और बाढ़ आ गई, वो किसान ही जानता है जिसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिखो नंबर 2 में फ्लड कंट्रोल, फ्लड मतलब बाढ़, फ्लड कंट्रोल कॉमा ड्रेनेज, नाली वगैरह होता है बह जाना, है ना, फ्लड कंट्रोल कॉमा ड्रेनेज एंड डिसैलिनेशन, बोर्ड पे लिखा हुआ है डिसैलिनेशन, डिसैलिनेशन ऑफ द सॉइल। अभी मैं मतलब बताता हूं इसका, इस वाले शब्द पर अंडरलाइन कर लेना डिसैलिनेशन का मतलब, डिसैलिनेशन ऑफ द सॉइल, फ्लड कंट्रोल कॉमा ड्रेनेज एंड डिसैलिनेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब चलो पहले मैं बता देता हूं। कई बार क्या होता है, पानी अगर नमकीन होता है ना, खारा पानी होता है, पानी अगर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, तो इस तरह के पानी को अगर तुम खेतों में इस्तेमाल करोगे डायरेक्टली तो सोइल की फर्टिलिटी पर असर पड़ता है, सोइल खराब हो जाती है और तुम्हारी जो फसल होगी वो फसल भी खराब हो जाएगी, कुल मिलाकर तुम्हें अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये होता क्या है, पानी के अंदर से ना, पानी के अंदर से सोल्ट के नेचर को कम करना, पानी के अंदर से सोल्ट को हटाना, इस काम के लिए मशीनें होती हैं, इस काम के लिए प्रॉपर एक सिस्टम होता है कि कैसे पानी के खारेपन को कम किया जाए, पानी के अंदर जो सोल्टी नेचर है ना, उस सोल्टी नेचर को कैसे खत्म किया जाए, ये इसके लिए सिस्टम होता है। और सिस्टम तैयार करने में पैसे लगते हैं और इस सिस्टम को सरकार कर सकती है, लेकिन उस समय सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। और जिसका असर हमारे किस पर पड़ रहा था, एग्रीकल्चर पर। तो क्या उस समय डिसैलिनेशन हो रहा था? डिसैलिनेशन का मतलब होता है पानी के अंदर से नमक को अलग करना या कम करना, डिसैलिनेशन, दिस इज कॉल्ड डिसैलिनेशन। तो मिट्टी भी नमकीन हो गई थी हमारी पूरी की पूरी, तो जब मिट्टी में जरूरत से ज्यादा नमकीनपन पाया जाएगा तो दिक्कत होगी ही होगी। ना तो कोई फ्लड कंट्रोल कर रहा है, ना प्रॉपर ड्रेनेज है हमारे पास, पानी की निकासी, ड्रेनेज का मतलब होता है पानी की निकासी। अगर पानी ज्यादा डल जाए ना तो पानी निकलने की भी सुविधा होनी चाहिए, उसके लिए भी सिस्टम्स होते हैं। देखो अभी मैं तुम्हें एग्रीकल्चर तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हल्का फुल्का समझो, ठीक है। तो कुल मिलाकर सरकार इस मामले में हमारी मदद नहीं कर रही थी। तो फ्लड कंट्रोल कॉमा ड्रेनेज एंड डिसैलिनेशन ऑफ सॉइल विच कुड, अगर ये सब हो जाता ना, अगर फ्लड को कंट्रोल करने का सिस्टम करवाती सरकार और अगर प्रॉपर ड्रेनेज बनाती गवर्नमेंट और अगर डिसैलिनेशन करवाती तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती। लेकिन क्या अंग्रेज उस समय ऐसा कुछ कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। तो मैंने ये लिखवाया फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसैलिनेशन ऑफ द सॉइल विच कुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जिससे हमारी क्या बढ़ जाती, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती, जिससे हमारी क्या बढ़ जाती, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती। लेकिन वो तो तब बढ़ती ना जब अंग्रेज कुछ करते ही नहीं थे वो। विच कुड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती थी, विच कुड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। लेकिन उन्होंने ये सब पर ध्यान दिया? उन्होंने इन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसी में लिखो प्रोडक्टिविटी के बाद फुल स्टॉप मत लगाना, प्रोडक्टिविटी के बाद लिखो अनफॉर्चुनेटली, लिख लोगे अनफॉर्चुनेटली, चलो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से। तो बताओ बदकिस्मती से क्या अंग्रेजों ने हम पर ध्यान दिया? नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली, टोटली नेग्लेक्टेड, अनफॉर्चुनेटली, टोटली, टोटली लिख लोगे, टोटली, टोटली नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड का मतलब होता है अनदेखा करना, नेग्लेक्टेड का मतलब होता है इग्नोर करना। तो उन्होंने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया
और जिसकी वजह से सारा खामियाजा हमें किस पर भुगतना पड़ा, एग्रीकल्चर पर। हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह से क्या होता चला गया, बैकवर्ड होता चला गया, ठीक है। विच कुड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी अनफॉर्चुनेटली टोटली नेग्लेक्टेड। तो इन्होंने ना फ्लड कंट्रोल पर ध्यान दिया, ना प्रॉपर ड्रेनेज पर ध्यान दिया, ना डिसैलिनेशन पर ध्यान दिया। डिसैलिनेशन का मतलब होता है मिट्टी में से नमकपन को अलग करना, पानी में से नमकपन को अलग करना। और ड्रेनेज का मतलब होता है अगर पानी ज्यादा चला जाए तो निकासी के साधन बनाना ताकि पानी निकल जाए। ड्रेनेज का मतलब देखो, ड्रेनेज का मतलब होता है नाली, ड्रेनेज का मतलब होता है नाली। और ड्रेनेज का मतलब ये भी होता है कि जहां जहां पानी बह सके, जहां जहां पर पानी क्या हो सके, बह सके, फ्लो कर सके। अगर बाढ़ की वजह से पानी ज्यादा आ भी गया है ना तो पानी निकलना चाहिए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं करा इस काम के लिए। पानी आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो, समझ रहे हो। अब हम देखेंगे अगला रीजन जिसकी वजह से हमारा कंडीशन बैकवर्ड होती चली गई। देखो, एग्रीकल्चर अगर करना है ना तो कोई बोलेगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, वैसे तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोटी मोटी तौर पर अगर मैं बोलूं तो क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है लैंड। हमारे पास क्या होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए। अब एक फार्मर ने बोला कि मेरे पास लैंड है तो सही, लेकिन बहुत ही छोटा सा पीस है। और एक फार्मर ने बोला मेरे पास लैंड है तो सही, लेकिन मेरा थोड़ी सी लैंड इस जगह पर है और थोड़ी सी लैंड इस जगह पर है। मुझे बताओ एग्रीकल्चर हो पाएगा? थोड़ा सा टुकड़ा यहां पर, थोड़ा सा टुकड़ा यहां पर, एक टुकड़ा इधर तो एक टुकड़ा इधर, क्या वो एग्रीकल्चर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और ऐसे ना उस समय बहुत सारे छोटे छोटे किसान थे, छोटे छोटे फार्मर थे, जिन बेचारों के पास ज्यादा जमीनें नहीं थी, जिन बेचारों के पास बड़ी मात्रा में जमीनें नहीं थी। और एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जमीन चाहिए होती है, ऐसे टुकड़ों से काम नहीं चलता है। ये जो मैं टुकड़े वाली लैंड बता रहा हूं ना, इनको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड लैंड। तो उस समय ना किसानों के पास जमीनें तो थी, किसानों के पास जमीनें तो थी। वैसे तो कुछ किसान ऐसे भी थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी, और जिनके पास थी उनके पास टुकड़े टुकड़े में थी। तो टुकड़े टुकड़े में कभी भी खेती नहीं होती है। अगर किसी के पास टुकड़े टुकड़े या थोड़ी बहुत जमीनें हैं तो उसमें खेती नहीं की जा सकती। तो एक रीजन ये भी था जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर कैसा हो गया था, बैकवर्ड, ठीक है। तो कैपिटल सी रीजन लिखो, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड। उस समय कुछ किसानों के पास छोटी छोटी और टुकड़ों में, फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में, उनके पास जमीनें तो थी लेकिन टुकड़ों में थी। तो बताओ, थोड़ी सी जमीन इधर, थोड़ी सी जमीन उधर, एक टुकड़ा यहां तो एक टुकड़ा वहां, क्या ऐसे में एग्रीकल्चर हो पाएगा? नहीं। सारी लैंड एक साथ होनी चाहिए, सारी लैंड एक साथ होनी चाहिए, तब एग्रीकल्चर हो सकता है। तो लिखो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड में, ये तो छोटा सा है, ये वाला पॉइंट छोटा है। तो लिखो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। अगर सरकार करना चाहती ना, अंग्रेज की बात बता रहा हूं, अंग्रेजों की, अगर अंग्रेज गवर्नमेंट कुछ करना चाहती तो वो इनको थोड़ी सी लैंड और दे सकती थी। जिसके पास अगर इतना सा टुकड़ा है और अगर उसको इतना ही टुकड़ा और मिल जाए साइड में, तो क्या बताओ अब वो एग्रीकल्चर कर सकता है? अब तो कर सकता है ना, लेकिन अंग्रेज करते ही नहीं थे। अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं करा, अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था, किसान मरता है तो मर जाए, वो तो खुद ही मार देंगे अंग्रेज अगर नहीं मरेगा तो लिखो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड में ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम। बताओ इंडिपेंडेंस टाइम, बात तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे झंडे गाड़े थे हमने उस दिन। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम, अब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि नाम के लिए इंडिपेंडेंस हुआ था, अकाल मचा पड़ा था पूरे देश में। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम, कॉमा, इंडियन, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इंडियन फार्म लैंड्स। फार्म लैंड्स मतलब खेती के लिए जो भूमि होती है, खेती के लिए भूमि है ना, फार्म लैंड्स। खेत बोल दो, खेत बोल दो, ठीक है। कृषि भूमि, सॉरी कृषि भूमि, प्रॉपर शब्द क्या हुआ, कृषि भूमि। ऐसी भूमि जिस पर कृषि हो सके, ठीक है, हर भूमि पर कृषि नहीं होती है। इंडियन फार्म लैंड्स वर फ्रेगमेंटेड। तो बताओ
ये जो भूमि थी, इस भूमि के क्या हुए हुए थे, टुकड़े हुए हुए थे। एक टुकड़ा यहां तो एक टुकड़ा वहां, एक टुकड़ा वहां तो एक टुकड़ा यहां। तो लिखो इंडियन फार्मलैंड्स वर फ्रेगमेंटेड। तो इंडियन फार्मलैंड्स कैसे थे उस समय, फ्रेगमेंटेड थे। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में थे, पूरा का पूरा फार्मलैंड टुकड़ों टुकड़ों में था। इंडियन फार्मलैंड्स वर फ्रेगमेंटेड इन पीसेस, फ्रेगमेंटेड इन पीसेस, टुकड़ों में, है ना, इन पीसेस, ठीक है, इन पीसेस, which means a piece here and a piece there। इसका मतलब क्या हुआ, एक टुकड़ा यहां तो एक टुकड़ा वहां। तो लिख लो which means a piece here and a piece there, a piece here and a piece there। एक टुकड़ा यहां तो एक टुकड़ा वहां, a piece here and piece there। तो इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि ना तो इस लैंड पर एग्रीकल्चर हो पाएगा, ना उस टुकड़े पर एग्रीकल्चर हो पाएगा, ना इस छोटे टुकड़े पर एग्रीकल्चर हो पाएगा, ना उस छोटे टुकड़े पर एग्रीकल्चर हो पाएगा। और एग्रीकल्चर क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, बैकवर्ड होता चला जाएगा। प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, प्रोडक्टिविटी कम है, पानी के संसाधन नहीं है, सरकार खर्च नहीं करना चाहती, उनके पास जमीनें नहीं है। तो बताओ एग्रीकल्चर होगा या नहीं होगा, ऐसे में कहां से हो जाएगा एग्रीकल्चर जब इतनी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो है ना, कम से कम लैंड तो हो अपने पास। लैंड भी कैसी है, लैंड भी टुकड़ों में है, लैंड भी टुकड़ों में, एक टुकड़ा उत्तर में तो एक टुकड़ा दक्षिण में। खैर ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसा नहीं होता है कि उत्तर या दक्षिण, फिर भी लेकिन दिक्कत थी। तो लिखो, मैंने लिखवाया विच मीन्स अ पीस हेयर एंड अ पीस देयर। तो देयर का फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप के बाद लिखो। तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ ना तो ये जमीन काम की, ना तो ये टुकड़ा काम का, और ना ही वो टुकड़ा काम का। और जो टुकड़ा काम का ना हो उसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि ये वाला काम तो पूरी तरह से क्या है, अनइकोनॉमिक है। क्या इस पर धंधा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या इस पर खेती कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या ये लैंड हमारे काम की है, ये लैंड हमारे काम की नहीं है। दिस इज कॉल्ड अनइकोनॉमिक, अनयूज्ड। सिंपल भाषा में बोलो तो अनयूज्ड। क्या ये यूजेबल है, अनयूजेबल है। लेकिन ये वाला शब्द इस्तेमाल करना मत, ये वाला शब्द इस्तेमाल करना है तुम्हें इकोनॉमिक्स में। तो लिखो एज अ रिजल्ट मोस्ट लैंड होल्डिंग्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक। ज्यादातर लैंड होल्डिंग कैसी हो गई, अनइकोनॉमिक हो गई। एज अ रिजल्ट मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक। लैंड होल्डिंग्स का मतलब होता है जो जो लैंड उन लोगों के पास थी। किन लोगों के पास, किसानों के पास। मोस्ट लैंड होल्डिंग, ज्यादातर जमीनें जो उन लोगों के पास थी वो कैसी हो गई, अनइकोनॉमिक हो गई। मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक, मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर अनइकोनॉमिक। ठीक है, बेचारे क्या करते, खेती तो कर नहीं सकते इस पर, तो वो किसी भी काम की नहीं रही।